कि पिछले 2 दिन से आप वही बातें सुन रहे हो जो पिछले कई सालों से आपको पता है। विदर्भ का बैकलॉग सबको पता है, अकोला करार सबको पता है। तो हमारे प्रकाश भाऊ हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किताब लेके घूमते हैं, उसके आंकड़े सबको रट गए। नई बात क्या है? ये हमारा विदर्भ के लिए अधिवेशन है कि राम कथा है। राम कथा में हमेशा आप बैठो वही रामायण शुरू होती है, और भागवत सुनो तो वही भागवत होता है। हम वर्तमान नेताओं को नपुंसक कहते हैं, नामर्द कहते हैं। वो शाणे हैं जो बार बार चुन के आते और हमें बेवकूफ बनाते हैं। नामर्द हम हैं, एक्सेप्ट करने के लिए जिगरा चाहिए। नामर्द हम हैं कि हम लड़ाई न लड़ पाए। कब तक इतिहास बताओगे? कब तक बोलते रहोगे कि उस समय ऐसा हुआ और उस समय ऐसा हुआ और हम ऐसे थे और महाराष्ट्र में दूध की नदियां बहाई थी? बहुत इतिहास हो गया। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में भी 8 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं, ये भी आंकड़ा कोई नया नहीं, आप सबको पता है। आगे रोड मैप क्या है? रोड मैप क्या है? क्या अनशन करने से विदर्भ मिलेगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से विदर्भ मिलेगा? दिल्ली में धरना करने से विदर्भ मिलेगा? किसानों ने धरना दिया 1 साल, 700 किसान मर गए। क्या हुआ? क्या कहा मोदी जी ने? मेरे लिए मरे क्या? या अब मरने पे, धरने पे, आंदोलन पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कोई विदर्भ नहीं मिलेगा। विदर्भ मिलेगा संघर्ष से, और संघर्ष रास्ते पे उतर के करना पड़ेगा। और वो संघर्ष जो सत्ता में बैठे हैं, उन्हें तुम्हारे मरे हुए लोगों का आंकड़ा कोई मायना नहीं रखता। तुम पे लाठीचार्ज हो गया और 150 लोग सीरियस हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। फर्क पड़ता है जब विधानसभा में आंकड़ा पूरा नहीं होता। इसलिए विदर्भ के लोगों को मैं बार बार कह रहा हूं, आज मैं फिर कह के जा रहा हूं, मंच बहुत नाराज होगा मुझसे, कई सीनियर लोग होंगे। काना बाबू नाराज, शाह नजरा अमल समझ तुम होने दो नाराज, क्योंकि मैं यहाँ बुलाया नहीं गया हूं, मैं आया हूं। मैं वो पत्रकार हूं, मैं जहां भी जाता हूं तो मैं बोलता हूं मैं प्लेन से जाऊंगा, टिकट दो, और मुझे मानधन भी चाहिए बोलने का, क्योंकि मेरा काम है बोलने का, मेरा धर्म है। मेरा टिकट अपना खुद के खरीद के आया हूं, इस बार अपने पैसे से आया हूं। सुबह 3 बजे उठ के बैठा हूं फ्लाइट में, तब जाके कार्यक्रम कर रहा हूं, और इसके बाद मैं शाम को वापस जाऊंगा। ये आया हूं क्योंकि मैं इस घर का बेटा हूं, मेरा कोई देना बनता है। बार बार बोला जा रहा है अशोक जी आप दिल्ली से नहीं होगा विदर्भ से ही होगा। जिस दिन आप चुनाव में अपनी एक ताकत बन के खड़े हो जाओगे, 8 में से 50 विधायक जिस दिन आपके होंगे, 50 आमदारों का गुट आपका अपना होगा, उस दिन आपको पूछा जाएगा कि आप क्या चाहते हो, बताइए, हमको समर्थन चाहिए। तब हम बोलेंगे सबसे पहला प्रस्ताव ये होगा कि हमारा विदर्भ अलग होगा, तब विदर्भ मिलेगा। झारखंड देखिए कैसा हुआ, झारखंड के लिए क्या संघर्ष हुआ, जरा जाके पढ़िए जरा। उत्तराखंड में कितना खून बहाया, जाके देखिए आप। राज्य ऐसे नहीं बनते, प्रेस कॉन्फ्रेंस से, अधिवेशन से नहीं बनते। तीसरा अधिवेशन है, पहले 2 अधिवेशन हो गए, 2 अधिवेशन में ऐसा क्या हुआ? क्या राजकीय प्रस्ताव पारित हुए? और उस प्रस्ताव पे पूरे साल भर क्या काम हुआ? यदि पहले अधिवेशन का ही प्रस्ताव और उस पर काम हुआ होता तो दूसरे अधिवेशन की गरज ही नहीं पड़ती, तब विदर्भ हो चुका होता। लेकिन माफ करना, दुकानों में ये भी एक दुकान है। विदर्भ आंदोलन को अब युवाओं के हाथ में देना चाहिए। जब तक कॉलेज का युवा उठ के समझ में नहीं आएगा, जब इस विदर्भ का युवा उठ के खड़ा नहीं होगा। तेलंगाना भी तब हुआ जब हैदराबाद यूनिवर्सिटी रास्ते पे उतरी। तेलंगाना बीआरएस के किसी गांव के संघर्ष से नहीं हुआ, मैं बता दूं आपको संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत हो गए भाषण, मत देखिए इनका पेशेंस। सुबह से लेकर शाम तक हम वही बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये लोग नालायक है। क्या देवेंद्र फडणवीस पहली बार बोल रहे थे? हमारे ये आदत हो गई, जो सत्ता में नहीं रहता, फ्री होता, वो विदर्भ के आंदोलन में आके जुड़ जाता, उसको एक काम मिल जाता, एक दुकान दिख जाती खड़े होने को। सत्ता में आने के बाद विदर्भ को भूल जाता, फिर उस दुकान पे चालू हो जाता। तो इन दुकानदारों से अपेक्षा क्यों रखते हो?
इनके पास जाते क्यों हो? यदि हम इन नेताओं से अपेक्षा रखें कि हमारा विदर्भ हो गया तो विदर्भ कभी नहीं होगा। हाँ, यहाँ कुछ लोग हैं कि हम आशान्वित है विदर्भ होगा। अरे कब होगा? जब विदर्भ सब कुछ लूट चुका होगा, जब अडानी गडकरी बेच चुका होगा, जब नागपुर दंगों का कैपिटल हो जाएगा, उसके बाद विदर्भ में बचेगा क्या? अभी वो बोलेंगे ये अब कुछ बचा नहीं है, आम पूरा चूस गया, एक छिलटा ले लो। कौन लेगा वो छिलटा? किसको चाहिए होगा तब विदर्भ? विदर्भ आज चाहिए जो आज का विदर्भ है। हमारा विदर्भ कैसा भी हो। एक टीवी डिबेट में मुझे एक पश्चिम महाराष्ट्र का नेता बोला आप भूखे मर जाओगे। मैंने बोला भूखे मरेंगे तो इस बात का सुकून होगा कि हम हमारे धरती पे मर रहे हैं, हम आजाद विदर्भ पे मर रहे हैं, हमारे स्वतंत्र विदर्भ पे मर रहे हैं। ये अभिमान होगा मुझे मरते समय। लेकिन ये दुख है मुझे कि आज तुम्हारे गुलामी करते हुए हम आधी रोटी खा के पेट भर रहे हैं। ये दुख है। तो विदर्भ के लिए कई बार मीटिंगें हुई है। एक बार प्रकाश भाव के फार्म हाउस की भी मीटिंग हुई। बातें बड़ी बड़ी होती है, बहुत सारी चीजें होती है। बोला गया कि कॉलेज में हम ऑर्गेनाइज करेंगे, आप आइए, आप वन कर लीजिए, आप समय देंगे। मैं पूरा समय दूंगा, मुझे बुलाइए, मैं आता हूं। उस बात को 1.5 साल हो गया। एक बार मैं चंद्रपुर में किसी काम के लिए गया तो उसके पास के एक गांव में जो तेलंगाना का बिल्कुल लग के है, वहां मुझे बोला गया भाषण करने जाओ। तो मैं गया, 50 किलोमीटर दूर जाके मैंने भाषण दिया। मैंने ये नहीं देखा कि कितने बच्चे थे, लेकिन आपको ये काम करना पड़ेगा। उसके बाद तो किसी ने नहीं बुलाया। अब प्रकाश भाव ने मुझे बोला कि, मैंने बोला भाव क्यों बुला रहे हो मुझे? बहुत सारे लोग आपको गाली देंगे, किस आदमी को तुमने बुलाया? क्योंकि मैं सच्चा बोलता हूँ और सच्चाई कड़वी होती है। क्यों चुनाव नहीं लड़ना? और चुनाव लड़ने वाले नेता क्यों अपने पार्टी में लड़ते, क्यों विदर्भ के मंच पे नहीं लड़ते? सवाल है आज मेरे मंच से। क्यों नहीं? क्यों प्रकाश भाव हम कांग्रेस और बीजेपी से टिकट मांगे? क्यों हम हमारा मंच नहीं खड़ा करेंगे? काशीनाथ बहुत बड़ी बात करके गए और काशीनाथ ने सिर्फ बोला नहीं है, काशीनाथ ने करके दिखाया। पहला चुनाव हारने का, दूसरा चुनाव हराने का और तीसरा चुनाव सत्ता पाने का। आज हमने एक चांस खो दिया। मैं बार बार कह रहा था कि सारे विदर्भ की सीटों पे खड़े हो जाओ। अरे 1000 वोट मिलेंगे, 2000 वोट मिलेंगे, हार जाएंगे। 5 साल मेहनत करेंगे, अगली बार हरवाने लायक बनेंगे और तीसरी बार हमारी सत्ता होगी। लेकिन हम चुनाव आने के बाद नेताओं के पीछे भागते हैं। पैकेज मिलता है, तू विदर्भ वाला है, तेरे को इतना देता हूँ, तू आ जा मेरे साथ। हम उसका झंडा उठा के चले जाते हैं। हमारे नेता कभी कांग्रेस वाले को मिलते, बीजेपी वाले को मिलते, हमको टिकट चाहिए। क्यों टिकट चाहिए भैया? आप उन्हीं पार्टी से जाके टिकट लोगे तो क्या विदर्भ की लड़ाई लड़ पाओगे? विदर्भ की लड़ाई वही लड़ते हैं जो बेकाम होते हैं। नेताओं में आपका नेतृत्व खुद खड़ा करना होगा। वर्तमान में नेता है, उनको आप विसर्जित करो, बहुत हो गया। और मैं आज भी कहता हूँ, छोड़ दीजिए, युवा उठाइए सामने, मंच बनाइए, विदर्भ की लड़ाई सामने रखिए। ये तुम्हारा भाई दिल्ली से आके तुम्हारा साथ देगा, नहीं दिया तो 2 बाप के औलाद कह देना। लेकिन मुझे लड़ने वाले चाहिए, मुझे फोटो छपवाने वाले नेता नहीं चाहिए। आज मातृशक्ति यहां बैठी हुई है, आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते। आप भविष्य गढ़ते हैं, देश के भविष्य को जन्म देते हैं। आने वाला भविष्य ऐसा होना चाहिए कि बच्चा बचपन से कहे कि मेरा विदर्भ अलग क्यों नहीं। आज हमारे स्कूल में जाके बताइए विदर्भ अलग क्यों चाहिए, जरा बता। 2 बच्चे भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारा जनजागरण है, ये वार्षिक त्यौहार हो गया। अधिवेशन पे आते हैं लोग, बोलते हैं, अधिवेशन पे मिलते हैं, जाते हैं, एक दूसरे से हालो कहते हैं, फोटो खींचते और निकल जाते हैं। ये अधिवेशन नहीं होता। अधिवेशन वो होता है कि जहाँ से जाओ एक मशाल लेके जाओ और उस मशाल से गांव गांव आग लगनी चाहिए, वो आग चाहिए। नहीं तो कोई मतलब नहीं है, कितना भी करिए, कुछ भी करिए, ये ऐसे ही अधिवेशन होते रहेंगे। 10 अधिवेशन बाद भी हम कहेंगे कि एक दिन आएगा कि हमारा विदर्भ होगा। वो दिन कब आएगा ये पता नहीं। हमारे बच्चे के बच्चे भी ऐसे ही आएंगे, विदर्भ के स्टेशन पे बोलेंगे कि विदर्भ होगा, और ऐसा ही चलता रहेगा। एक शायर का शेर है, वो वक्त गुजर गया जब मुझे तेरी आरज़ू थी, वो वक्त गुजर गया जब मुझे तेरी आरज़ू थी, अब तू खुदा भी बन जाए तो मैं सदका ना करूं। एक समय है कि आज मुझे तेरा इंतजार है, आज मुझे विदर्भ चाहिए। एक समय ऐसा आएगा विदर्भ तो बनेगा, लेकिन विदर्भ में होगा कौन? लाशें, बैरन, खाली पड़ी जमीन। विदर्भ में होगा कौन? यदि वर्तमान में विदर्भ को नहीं बचाया जाएगा तो आज 2 सीटें गई, अगले अधिवेशन में हम 2 सीटें और जोड़ देंगे। फिर आप कहना कि 4 सीटें कम हो गई, 60 रहेंगी, फिर अगले अधिवेशन में 2 जाएंगी। ऐसा ही कहते रहना। हम बच्चों को नहीं बोल सकते,
अभी यहाँ बात हो गई यूपीएससी की, मैं बताता हूँ उत्तर यूपीएससी की एग्जाम होती है आईपीएस आईएएस की, उठा के पेपर देखिए आईपीएस यूपीएस के, कितने बिहार पे सवाल होते हैं? पूरे यूपीएससी के पेपर में 2% बिहार पे सवाल नहीं होते, और यूपीएससी पास होने वाले लोगों में 60% बिहार के लोग होते हैं। वो बोलते हैं बिहार पे सवाल नहीं पूछा। दूसरा नंबर हरियाणा का आता है, कितने सवाल होते हैं हरियाणा से? हमारे यहाँ पढ़ने की, कंपटीशन करने की स्थिति नहीं है। आज किस गांव में, किस स्कूल में ये बताया जाता है कि एमपीएससी भी है? कितने बच्चों को मालूम है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है बैंक के, कितने लोगों को मालूम है? क्या सूचनाएं हैं? क्या हमारे कोई ऐसे सेल है गांव गांव कि जो बच्चों की तैयारी करें? महाराष्ट्र से बच्चे कम आते हैं यूपीएससी में, हमने सर्वे किया, पता पड़ा कि महाराष्ट्र के बच्चे पास तो होते हैं, इंटरव्यू में फेल होते हैं। दिल्ली में तमाम मराठी संगठन जितने भी थे, सब ने एक होके एक मंच बनाया, और महाराष्ट्र के जो लड़के थे उन्हें एक सप्ताह पहले बुलाया इंटरव्यू के, यूपीएससी आईएएस और आईपीएस के। उन्हें महाराष्ट्र के आईएएस अधिकारियों को बोल के ट्रेनिंग दिलवाया, और पहले इसमें भी 90% का रिजल्ट आया। बच्चे हमारे कम नहीं थे। मैं सैनिक स्कूल सातारा में पढ़ा हूँ। मैं जब गया 71 में सैनिक स्कूल सातारा में, तो क्या सैनिक स्कूल तब नहीं था? कितने स्कूलों में मालूम था सैनिक स्कूल है? पता ही नहीं था लोगों को। ये जानकारी कौन देगा? मीडिया नहीं देता तो आप दीजिए। हम चाहते हमारे विदर्भ के बच्चे के लिए आ जाए। भाषण देने से काम नहीं होगा, काम करना होगा। आप बनाइए, गांव गांव जिले जिले में यूनिट बनाइए, मेधावी छात्र ढूंढिए, उनको ट्रेन करिए। बिहार में कैसे लोग यूपीएससी पास होते, दिल्ली में आके देखिए। एक बिहारी आता है, मेरे पत्नी एक बार उतरी बस से और साइकिल रिक्शा लिया उसने, रास्ते में उसने कुछ फ्रूट्स लिए, साइकिल रिक्शा वाला भी फ्रूट ले रहा था। पत्नी को लगा इसने एप्पल खरीदा है महंगा, साइकिल रिक्शा चलाता है, बिहार का था वो। उसको पूछा तुम्हारे घर में कोई बीमार है? बोला नहीं दीदी बीमार तो नहीं है। तो बोले नहीं तुमने फ्रूट लिए? बोले छोटे भाई के लिए। बोले क्या हो गया उसको? बोला हम 3 भाई हैं, मतलब 4 भाई हैं। गांव में 2 एकड़ खेती है, बड़ा भाई खेती देखता है, मैं साइकिल रिक्शा चलाता हूँ, मैं 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था करता हूँ, मेरा बड़ा भाई ऑटो चलाता है, वो छोटे भाई के किताबों की और घर के किराए की व्यवस्था करता है, और छोटा भाई क्या करता है? छोटा भाई आईएएस की तैयारी कर रहा है, और बाद में वो लड़का आईएएस बनता है। ये कहानियां हैं। पश्चिम महाराष्ट्र से कहानी जब आती है कि एक सब्जी वाले का लड़का आईएएस बनता है, तो क्या कहें हम इसको? सब्जी बेचने वाला पश्चिम महाराष्ट्र में लखोपति है क्या? हमारे में वृत्ति नहीं है, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ पत्रकारिता में किसी को दिल्ली का अपॉइंटमेंट मिला तो उसके पसीने आ जाते हैं। वो बोलता नहीं अपॉइंटमेंट ये प्रकाश भाई को पूछो कितने लोग दिल्ली में तुमको मिलते प्रकाश भाई? आने को तैयार नहीं है। नहीं आपलं गाव सोडून जात नाही आपण, और फिर हम ही चिल्लाएंगे कि हमारे बच्चे नौकरी के लिए जाते हैं। नौकरियां, मैं बार बार कहता हूँ, मैं जयपुर फेस्टिवल में जब मेरी भाषण हुआ तो वहाँ पे बहुत लोगों ने उसको रजिस्ट किया। मैंने बोला नामर्द और नपुंसक है जो नौकरी के पीछे भागते हैं। यदि आप पढ़े लिखे हो तो अपने बलबूते पे आप अपना साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। जितने बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हुए, चाहे अडानी हो, अंबानी हो, चाहे बिरला हो, टाटा हो, गोदरेज हो, ये क्या थे? किर्लोस्कर हो। कहाँ से शुरुआत की इन्होंने? मेहनत करनी चाहिए। आपलं काय पाण्याच्या दुकानावर बसून तिथं खडा खात तिथं आपण सांगतो, पण ते राजीव गांधीला असं करायला नव्हतं पाहिजे, आणि त्या पाकिस्तानला दाखवायला पाहिजे आपण, अरे पण तू कुठं? ते जे तंबाखू घेतात त्याची उधारी दे पहिले। माझं लोणी हे माझं गाव, देवराव पाटलाची लोणी। माझे मामा जमीनदार, सगळी मामाची मुलं आता पुन्हा शुगर मार्केट, शुगर फॅक्टरीत आणि कुठे कुठे नोकऱ्या करतात। काय झालं शेतीचं? आमचा मामा जमिनीवर बसून हिशोब घे, का रे माथ्यावर काय आहे आणि खालत्याचं काय म्हणते, वाडीत काय चालू आहे, बोंड फुटले म्हणे साहेब कापसाले। हा कधी शेतात गेला नाही, गड्याच्या भरोशावर शेती। आपण दुसऱ्याला शिवे दिल्यापेक्षा पहिले आपल्यातही पाहिलं पाहिजे। कोरडवाहू शेती लोक म्हणतात, कोरडवाहू शेतीतही काम करणारे लोक आहेत। मी तुम्हाला 10,000 एक्झाम्पल देऊ शकतो। आम्ही आमच्या गावी जातो, म्हणलं काय रे गजू, मामाच्या पोरगा भेटतो, म्हणलं काय गजू काय यंदा? काही नाही भाऊ, कापूस लावला होता, बेजाच काल भावच नाही भेटला, लय नुकसान झालं। म्हणणार काहीतरी दुसरं घे, दुसरं काही क्रॉप पहा। म्हणे हो,
यावेळेला विचार करतो. पुन्हा दिवाळीत जाऊन भेटलो, मला काय रे गेला कापूसच लावला म्हणून. मला काऊन रे, आपल्याला दुसरं येत नाही ना भाऊ, येत नाही म्हणजे मेल्याच जमा तुम्ही. शेतीसाठी, शेती हा फायद्याचा धंदा असू शकतो, पण आपण त्यासाठी काही काम केलं नाही. शेतकरी मेला की आपण म्हणतो आत्महत्या झाली, आत्महत्या झाली, पण त्यांनी का आत्महत्या केली? आणि आपण इतके ऐदी लोक आहोत, मुरदार लोक आहोत की आपण आत्महत्या करतो पण लढत नाही. लढलं पाहिजे. जर मराठच आहे तर 2-4 धनाने घेऊन मरा ना, एकटा कोण मरता? अरे हे साफसफाई होऊन जाईल, पण एंड्रीतून मरते, फास्ट लावून मरते, इरीत उडी टाकून मरते, कारण आपल्यात ती लढण्याची शक्ती नाही. लढाई करा. मी तुमच्यातलाच आहे. मी यवतमाळ जिल्ह्याचा कोलवाई गावातला आहोत. त्या गावात अजूनही बस जात नाही. या छोट्या गावातून जाऊन आज बिहारमध्ये गेलो तरी रेल्वे स्टेशनवर लोक ऐकायला येतात. बिहारपासून आसामपर्यंत जर मी बोलत असो तर काही तर केलं असेल यवतमाळच्या पोरानं. आणि काय म्हणते, शिंगा आहेत काय? तुमच्यातलाच एक घाटपट्टीच्या शाळेत शिकलेलो आहे मी, पण काहीतरी रोडमॅप द्यायचा आहे. नुसतं आता आपल्याला इतिहास सांगू नका. विदर्भावर अन्याय होते, आता लय ऐकलं आम्ही. असं विदर्भावर अन्याय अन्याय म्हणून आता याच्यावर अन्याय करू नका ऐकणाऱ्यांवर. त्याचे पेशंट ते ऐकून राहिले आपल्याला कालपासून. त्यामुळे रोडमॅप द्या, कॉल द्या. मी अजून शेवटी जाताना सांगतो तुम्हाला, मी मनानं आलो आणि दिल से बोल रहा हूं. उठो युवक उठो, बनाओ संगठन, आओ रास्ते पे, नेतृत्व आप करो, पीछे मैं खड़ा रहूंगा. नेता बनने का कीड़ा नहीं मेरा. मैं पत्रकारी जीत हूँ. जिस दिन विदर्भ होगा उसके मुख्यमंत्री को भी सामने रख के अशोक वानखेड़े ही जवाब पूछेगा. ये मेरा सपना है. मैंने और कुछ नहीं मांगा आपको. आप मेरा सपना पूरा करने के लिए एक विदर्भ को मुख्यमंत्री चाहिए. विदर्भ का अपना विदर्भ वाला मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, क्योंकि मुंबई जाने के बाद क्या है, बदल जाता है आदमी. फिर चाहे नाइक साहब हो, चाहे फिर अपने फडणवीस हो, दोष उनका नहीं है, दोष कुर्सी का है. तो मेरी बात यदि आपको बुरी लगी होगी किसी को, तो जितनी भी गालियाँ देनी है मुझे और प्रकाश भाव को दो, क्योंकि उनके कहने पे मैं आया. और अच्छी लग गई हो तो आप सबसे आशीर्वाद. धन्यवाद. जय विधान.